दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी उठाई थी जो कि चैप्टर 3 उठाया था। आज है चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का शीर्षक है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। और पुस्तकालय में मेरी इस लड़की का नाम है। एक मिनट में हाईलाइटर लेता हूँ। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा और वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों की भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी वेद क्या होता है। तो आइए हम इसको विस्तार में जानते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये आप नोट कर लीजिए कहीं या तो ध्यान रखिएगा, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब सामने से बोलते थे और बच्चे सुनते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब इसको कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट नोट दिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। संस्कृत एक अन्य भाषा है। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की नई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसी फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत माँ, हिंदी और माँ हिंदी में कहते हैं, मातृ संस्कृत में कहते हैं, और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो, ये गलती से ये मदर होगा। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषाएं परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश की है। ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था तथा श्रवण किया जाता था, मतलब सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद भी पहली बार इसे लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया करते हैं।
ऋग्वेद से कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच का संवाद में एक ऐसे सूक्त का अंश है। आप ये लाइन याद रखिएगा, ये कभी कभी यूपीएससी और पीसीएस के प्री में तो आ चुका है। भाई आगे पढ़ते हैं। विश्वामित्र और नदियाँ, ये उनकी वार्ता दी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। भाई आगे पढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी सब पढ़ूं तो आप कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर से मैं ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स दिए होते हैं ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों के लिए लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ का हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम जनता में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। कुछ हमें गलत लग रही है, आप बताइए कि सही वर्ड क्या होगा। वहाँ ये ऐसे लोगों ने अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, ना ही ये कर्ज वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम से मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश या भरत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इनमें से कोई नाम जान पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह के विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब नेक्स्ट हेडिंग, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की।
ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण, पाषाण मतलब मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन दिए हैं, शायद क्वेश्चन है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी होती है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ आपके मेंस आंसर राइटिंग लिखने में यूज़फुल रहते हैं, जो कि तब नहीं पता रहता है, अब तो पता चल गया है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। उनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल के समान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये हमारे काम की चीज़ नहीं। ये देखिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग, लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 13, ये आप देख लीजिएगा। ब्रजगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए भी थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 पृष्ठ 13, ये आप देख लीजिएगा, पिछले चैप्टर का है। इनाम गांव को खोजो। या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव का सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पूरे पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? ये हमारे काम की जरूरत नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर
एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या किसी स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता, लेकिन ये ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूल्हा मतलब कमर पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई हुई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता था कि उन्हें लोग खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृषभ मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। और ये कुछ अन्यत्र दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में। उससे पहले क्वेश्चन है, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों का एक सूची बनाओ। ये हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। अन्यत्र, एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ से लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता है कि वे भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी। भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। एक और क्वेश्चन है, ऋग्वेद में राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। अब ये कुछ दिया है कल्पना करने का, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इसको भी देख लेते हैं। वेद की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, ये आप सब नोट कर लीजिएगा। महापाषाण वर्षों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2200 साल पहले। अब ये कुछ क्वेश्चन है, चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में कुछ टॉपिक बैठ जाए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।